जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने के लिए जा रहे हैं। यानी कि ये आज हमारी साइकोलॉजी की 10वीं नंबर की क्लास है और इससे पहले हम 9 क्लासें ले चुके हैं। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो हमारा PYQ का प्रैक्टिस सेट है और वो भी हमारा CTET का है। ठीक है, तो CTET ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं और उन एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं और उसके अंतर्गत जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं उनका हम विस्तार से आप लोगों से चर्चा कर देते हैं। तो जैसे हमारे जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन लोगों तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग नए विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, कि आप लोग अगर CTET में अच्छे से अच्छे अंक पाना चाहते हैं, हम लोगों का टारगेट ये है कि 120 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को सही हो जाएँ। तो 120 प्लस क्वेश्चन तो 120 नंबर आपके हो जाएंगे। मतलब इससे ज़्यादा टारगेट रहे। ठीक है, 120 प्लस से ज़्यादा मतलब प्लस ही रहे, चाहे कितने भी हो जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है जो BPSC 1 और 2 और 3 में भी कि वहाँ पर अगर CTET में जिन लोगों के 90 नंबर से कम है तो उन लोगों की जो जॉब लग गई है वो भी निकाले गए हैं। ठीक है, अगर जिनके 90 नंबर से कम है तो आप लोगों को ये जो लोग निकाले गए हैं तो उन लोगों को एक एक नंबर की इम्पोर्टेंटता समझ में आ रही होगी CTET की। क्योंकि अगर 89 नंबर भी उनके हैं और 90 चाहिए था तब भी निकल गए एक नंबर के पीछे। तो आप लोग क्या करें, पहले से ही आप लोग देखो मेहनत कीजिएगा, तभी हम आप लोगों का इतना अच्छा टारगेट बना के चल रहे हैं कि आप लोग अगर इस टारगेट पर चलोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और टारगेट हमारा क्या है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। आप लोग मार्केट से यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उसमें अभी तक CTET ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं तो वहाँ पर सिर्फ CTET वाले ही आप लोग क्वेश्चन करना। वहाँ देखो TET और CTET दोनों मिक्स होते हैं, तो आप लोग सिर्फ CTET वाले क्वेश्चन ही आप लोग वहाँ पर रिवाइज कीजिएगा। वहाँ पर आप उन क्वेश्चनों को पहले पढ़िएगा, याद कीजिएगा। उसके बाद हमारी क्लास में आप लोग उन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिएगा। हम उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज कराएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, आपके पास कुछ और है, क्वेश्चन वही रहेंगे। बस क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं जैसे साइकोलॉजी में और अपना जो पेडागॉजी होता है। CTET है, पेडागॉजी बहुत होता है। पेडागॉजी में क्या होता है कि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं। वो डिफ़िकल्ट पॉइंट हम क्लास में चर्चा करेंगे और जो हमारे चारों ऑप्शन रहते हैं उन चारों ऑप्शनों का हम पोस्टमार्टम करके आगे बताते हैं, ताकि आप लोगों के वो क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाता है। तो उधर आप याद करोगे, इधर एकदम तुरंत कुछ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं उसका हम अर्थ सब बता देंगे आप लोगों के, तो आपके माइंड में वो सवाल एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, और आप जैसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन सामने आया, हमने क्लास में पूछा कि ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, तो आप लोगों ने तुरंत वो क्वेश्चन बता दिया। हालांकि डिफ़िकल्ट भाई अगर कोई टफ क्वेश्चन है फिर भी आपने उसका बता दिया, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जब यही आप लोग प्रक्रिया चलाएंगे दिसंबर तक, यानी कि पहले तो अब तो इसकी तीसरी बार एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है। पहले 1 दिसंबर को था, फिर 15 को हुआ, अब ये 14 दिसंबर को वही। चलो कोई बात नहीं, हो जाने दो। आप लोग बस कितना 14 को है, आप लोग 12 या 13 तक इतना करते रहें। और अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आपके नंबर 120 प्लस से आने से कोई नहीं रुक सकता है। ठीक है, अब पॉइंट हम जब क्या करते हैं, जब क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन करने का तरीका, हम ऑप्शन को काटते हैं पहले। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं। अब भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपने ऑप्शन को काटना सीख लिया तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि देखो छोटा बच्चा है और CTET भी यही कहता है कि बच्चे को नेगेटिव पॉइंट मत दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव दीजिएगा। जो नेगेटिव हो उसे काट दीजिएगा, पॉजिटिव हमारा आंसर रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, देखो अभी क्या हुआ है कि हर एक कंपटीशन टफ होती चली जा रही है, हर एक कंपटीशन। तो CTET वाला क्या करता है, वो नहीं वाले क्वेश्चनों की प्राधान्यता ज़्यादा रखता है, नहीं वाले क्वेश्चनों की। तो नहीं वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके ऑप्शन भी पढ़ लिए, तब तक जब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं, वो ऑप्शन पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान है वो नहीं की तरफ से हट जाता है और क्या है उसकी तरफ मेरा रहता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसकी मतलब CTET वाला रखता है। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को जब करेंगे तो वहाँ पर जो नहीं है उस पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम क्लास में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर इससे पहले दोस्तों आप हमारे इस क्लास से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने को आता है, अगर आप जब वो दबाएंगे तो हर एक नोटिफिकेशन जो भी हमारी वीडियो होगी आप लोगों के पास स्वतः पहुंच जाएगी। ठीक है, और क्लास को लाइक करके और ये वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा चलते हैं क्लास में। तो आज ये हमारी 10वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 9 क्लासें करा चुके हैं और ये जो हम कराने के लिए जा रहे हैं वो सीटेट 2019 का प्रैक्टिस सेट है, वो भी हमारा जूनियर का है। ठीक है, 6 to 8 वाला। और आप लोग घबराइएगा मत, ये जूनियर का है तो थोड़ा जूनियर का टफ रहता है हमारा। प्राइमरी का इससे पहले जो हमने प्राइमरी कराया था वो प्राइमरी का सरल था, ये थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, बना रहने दो। टफ भी ऐसा है ना, आप लोगों ने दोनों फॉर्म डाले, मुझे मालूम है सभी लोग दोनों फॉर्म डालते हैं, तो आपको प्राइमरी वाला भी करना पड़ेगा और जूनियर का भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरल कर लिया फिर टफ कौन करेगा भाई, आपको दोनों सीटेट निकालने हैं, जूनियर का प्राइमरी का। और एक बार और बता दें आप लोगों को, इसकी हमने एक अलग से वीडियो डाली है, आप वो भी देख लेना। इस बार का सीटेट आप लोगों के लिए निकालना बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बार का जो सीटेट है आप लोग देखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही भर्ती लगी हुई है और बिहार में आप लोग जानते हो कि चौथे नंबर की जो TRE 4 है उसमें 1.5 लाख पद पर विज्ञापन जारी हो चुका है। ठीक है, तो इधर MP में भी भर्ती चल रही है, हालांकि MP में सीटेट वाले नहीं लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जूनियर में और प्राइमरी में TGT PGT चारों स्टेज में यहाँ पर भर्ती निकली है, वो भी 1.5 लाख पद बहुत संख्या में। तो इसलिए अगर आप लोग सीटेट ये क्लियर कर लोगे ये वाला, तो आपको 100% चांस बिहार में मिल जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को ये जोर दे रहे हैं कि आप लोग नोट्सों के चक्कर में न पड़ के, किसके नोट्सों के चक्कर में अगर पड़ जाओगे तो आप मुश्किल से पास ही हो पाओगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। और ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, चलो आइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो भाई हमारा तरीका रहेगा कराने का, आप लोगों को लगभग 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि विकास के वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो हम अपना जो ध्यान है सिर्फ उसी क्वेश्चन पे ही रखेंगे। इधर उधर अगर रखेंगे यानी कि ध्यान को भटकने से रोकेंगे और क्वेश्चन पे बिल्कुल एकदम फोकस डालिएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और फिर ऑप्शन में जाइएगा क्या मतलब आंसर है उसके हैं, तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऐसे समझो कि आपका 90% वो सही हो गया। 90% आपका 100% तब सही होगा जब आप ऑप्शन में जाओगे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसको आप अगर पकड़ लेंगे तो आपको एकदम क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विकास के वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक, वैयक्तिक मतलब जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं से संबंधित है। तो व्यक्तियों की विभिन्नता यानी कि यहाँ बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम व्यक्तियों में गिनती करेंगे, आज बड़े होंगे तो वो भी व्यक्ति होंगे। तो आप लोगों को बता दें कि हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक बच्चा अलग अलग उसकी जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, अंदर से उसके जो गुण होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। आप लोगों को ये बता दें, चाहे देखो जुड़वा हो तो जुड़वे बच्चे में भी भले एक साथ उनका सब कुछ होता है, लेकिन आपको कुछ न कुछ उनके जो गुण हैं वो अलग मिलेंगे आप लोगों को देखने को। तो वही जो गुण अलग मिलते हैं तो वही व्यक्तिक भिन्नता होती है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि अनेक लोगों में अनेक तरीके के गुण, अलग अलग तरीके के गुण होते हैं, कोई एक सा नहीं होता है। तो वही वैयक्तिक भिन्नता के बारे में क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विकास के, ठीक, जब देखो विकास होता है ना बच्चे का, छोटा बच्चा है धीरे धीरे करके बड़ा होता है। कि आप लोगों ने एक दिन देखा है कभी एक दिन में बड़ा हो जाए, नहीं, उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो विकास क्या सभी में समान होता है? नहीं, वो भी अलग अलग तरह से होता है। किसी का मतलब विकास ऐसा हुआ है कि उसका माइंड अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये भी उसका क्या है, उसके पर्यावरण का माहौल है, उसके घर का माहौल है, इस वजह से तो वही है, वो विकास की बात कर रहा है। लेकिन विकास में भी जो वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं उनको समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक, ए ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। सी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना।
डी वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। बताइएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा, और नहीं तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को। और थोड़ी हिंट आप लोगों को हम दे दे रहे हैं। हमने अभी क्वेश्चन जैसे ही आपको समझाया था उसमें भी हमने आपको थोड़ा बोल दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वही आंसर है जो हमने कुछ बोला था उसी में। ठीक है, आएगा इसका ऑप्शन है हमारा सी। ठीक, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय। देखो मैंने बोला ना, घर परिवार के साथ साथ कुछ उसका पर्यावरण का माहौल ऐसा होता है जिसका असर होता है उसके विकास पे पड़ता है। ठीक है भाई, विकास बहुदिशी है, कोई एक दिशा तो है नहीं। विकास आदमी का ऐसा किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, होता है हर तरह से। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ए क्यों नहीं सही है? पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या पर्यावरणीय कारक प्रभावित करेंगे? क्या उसका वंशानुगत कुछ नहीं है? देखो जो माता पिता, कभी कभार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है कि जिसके जैसे माता पिता होते हैं तो वो उसके ज़्यादातर बच्चों में लक्षण वही जाते हैं। ठीक है भाई, किसी के ज़्यादा माइंडेड हैं तो बच्चे में वो गुण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो वो इसमें सिर्फ पर्यावरण को फोकस किया गया, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। और बी में शरीर एवं दिमाग के पर विचार, नहीं ये तो है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सी हमारा आंसर है। डी पे आते हैं, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है विशेष वाला। ठीक है, इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ हमारा सी ऑप्शन। आप लोग इस तरह से भी ऑप्शन को कट करके भी कर सकते हैं। जो देखो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो अलग से मालूम पड़ जाता है। क्वेश्चन का आंसर अलग से मालूम पड़ जाता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे और चारों ऑप्शनों में से भी 3 ऑप्शन एक से लगेंगे, आपको एक अलग से ही आपको दिखेगा तो भाई उसका आंसर है। ठीक है, और हम ये भी आपको बता चुके हैं कि सीटेट वाला इस तरह से क्वेश्चन रख के उसके ऑप्शन इस तरह से रखता है कि उसके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आप काट सकते हो आसानी से, लेकिन 2 ऑप्शन वो बिल्कुल एकदम सिमिलर ही रख देता है। ऐसा लगेंगे बिल्कुल सेम है। अब आपको कन्फ्यूजन कर देता है कि हम इसमें कौन सा टिक करें। ठीक है, तब आप लोग यही प्रक्रिया अपनाइएगा कि पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढिएगा, तो आप उसी में से क्वेश्चन को सही कर देंगे। आइएगा दोस्तों, अब चलते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों हमने आपको कुछ मोटिवेट जो शायरी थी वो नहीं हम सुना पाई थी, आइएगा वो सुनाते हैं। थोड़ा ये भी सही है। और देखो हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, देखो साइकोलॉजी ये कहती है कि बगैर आपके अंदर मोटिवेशन खुद होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहें तब भी आप मोटिवेट हो, नहीं, आपके अंदर खुद एकदम ये विचार होना चाहिए कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और आप जान सकते हो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कितनी कठिनाई है जीवन में, सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको करेंगे पढ़ाई के माध्यम से, आप मुझे कीजिएगा। ठीक है, वो भी माध्यम आप लोग जानते हैं अच्छे से, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई वैसा तो है नहीं कि आप लोग मुझे कोई गिफ्ट दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, तो इसमें क्या होता है हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो देखो सपने वो नहीं है जो हम सोने के बाद देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लेट गए, सो गए और सपने देखे, नहीं, सपने वो नहीं है। लेकिन सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अरे सपना तो आपका वो है ना, टीचर बनना। सपना तो आपका वही है, टीचर बनना। तो आपको टीचर बनने से उससे पहले आपको सीटेट निकालना पड़ेगा, तभी तो कहीं जाएंगे, तभी तो मौका मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट हमेशा रहना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, तो हर हाल में आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, चाहे सो या जागो, कुछ भी करो, आपके माइंड में एक ही पॉइंट रहना चाहिए कि मेरा 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है और मुझे अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दो। क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको हम कुछ विकास के सिद्धांत भी बताएंगे। दोस्तों भले ही देखो क्लास तो हम 30 मिनट की कराएंगे, अगर 10 क्वेश्चन लिए हमने, अगर 5 ही अगर हो पाएंगे तो हम 5 ही कराएंगे, कोई बात नहीं। टाइम अभी बहुत बाकी है मेरे पास। ठीक है, हम लोगों के पास टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम आपको विकास के कुछ सिद्धांत, आपको यहाँ लिखा तो नहीं सकता लेकिन हम आपको बता देंगे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना उनको। ठीक, तो आइएगा पहले हम इन विकास के सिद्धांतों को हम देखते हैं। क्या क्या विकास के सिद्धांत है, आप लोग ध्यान से सुनना। और वैसे ही, और इसमें नहीं वाला, देखो मैंने कहा था नहीं वाले ऑप्शनों पर, आप क्वेश्चनों पर ध्यान देना। ये नहीं है तो इसका मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं
और जो हैं तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें विकास के सिद्धांत हैं और एक ऑप्शन जो अलग होगा वही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को सबसे पहले विकास के सिद्धांत हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनना, तभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। ठीक, आइएगा। देखो, व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। जो व्यक्ति का विकास होता है तो कौन कौन से सिद्धांतों का अनुसरण करता है, आइएगा देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट हमारा रहता है, विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। ठीक है भाई, विकास है, छोटा बच्चा है भाई, विकास हमारा भ्रूण अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। अपना किसी का भी हो, जीव जंतु पेड़ पौधा किसी का हो, वो भ्रूण अवस्था से ही उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। अब वो इसमें अविराम का मतलब क्या है, मतलब वो रुकता नहीं है। विराम मतलब क्या है, विराम मतलब रुक जाना। अब माने नहीं, जिस शब्द के आगे अ लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, नहीं, सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, तो अ माने नहीं, विराम मतलब जिस जो अविराम गति से चलता है, यानी कि वो रुकता नहीं है, विकास कंटिन्यू चलता रहता है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट हम आपको अभी समझा चुके हैं। अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी अलग अलग होता है। विकास की गति, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। क्रमिक मतलब समझते हो, विकास क्रम से ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। ठीक है, पहले हमारी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर अपना जाएगा, फिर हाथों पैरों का विकास होगा। ऐसा नहीं कि हाथों या पैरों का विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं हुआ। भाई रीढ़ की हड्डी केंद्र है ना शरीर का, फिर आप चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वही पॉइंट कह रहा है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, एकदम तो नहीं हो जाता है। भाई पेड़ पौधा है या आपके घर में कोई बच्चा है, तो क्या आपने कभी उसे बढ़ता हुआ देखा है? नहीं, क्योंकि उसका जो वो बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम महसूस करते हैं हाँ कि ये बढ़ रहा है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि हाँ वो एकदम बढ़ते हुए किसी ने देखा है, ना पेड़ पौधे को ना बच्चों किसी को नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर के चक्राकार ढंग से होता है। ठीक है, इसका पॉइंट हमने बताया है, इसका मतलब ये है, रेखीगत मतलब ये होता है एकदम सीधा चलना। ठीक है, वो रेखी, और चक्री मतलब वहीं घूमना। तो विकास का ये नहीं है कि हाथ पैर का ही हो रहा है, नहीं भाई, शरीर में और भी तो बहुत सारे अंग हैं, तो सभी को देखते हुए उसका जो विकास होता है अंगों का। ठीक है, तो वही इसका मतलब है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसे वो कहते हैं, अरे सिरोगामी या सिरोपस्थ लिख के आएगा ऑप्शन में। ठीक है, कि विकास अधोगत रूप से अर्थात सिर से पैर की ओर, पहले सिर का होगा फिर पैर का विकास होगा, इस तरह से विकास होता है। ये गति है उसकी। अतः विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय में ही निर्धारित हो जाती है। यही विकास का सिद्धांत है। आइएगा, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही हैं और कौन सा हमारा गलत है। ये ऑप्शन आते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल बात सही है, होता है। अभी हमने आपको पॉइंट पढ़ाया था, तो हमारा ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल होता है। अब देखो, वो पॉइंट हमने आप लोगों को बता दिए अभी, तो अब आपको ये क्वेश्चन करना बेहद आसान हो गया है। ठीक है, वैसे आप नहीं समझ पाते, लेकिन हमने विकास के सिद्धांत बता दिए, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कौन कौन सिद्धांत हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन पे आओ, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बिल्कुल बात सही है, सभी व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अब देखो, सी ऑप्शन है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। गलत बात है, जन्म के समय नहीं, मैंने क्या बोला, भ्रूणावस्था से ही विकास होने लगता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो उसने क्या पूछा, नहीं, कौन सा सिद्धांत है, नहीं है, तो ए बी और डी ये तो सिद्धांत है, लेकिन सी हमारा सिद्धांत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये विस्तार से बताया, ठीक है। नहीं तो हम क्वेश्चन पढ़ के टिक मार के भी आगे जा सकते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, चलो देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। बी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। सी, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। सी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और अब यहाँ लड़का लड़कियों की बात की जाए, पक्षपात की बात की जाए, तो भाई क्या है, जेंडर से संबंधित बात कर रहा है। तो जहाँ लिंग और जेंडर मिल जाए आपको, तो भाई आप लिंग और जेंडर एक ही बात होता है, ठीक है। जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, लिंग हिंदी में। तो लिंग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये कोई समझाने की वाला क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और भले ही ये क्वेश्चन आपको सरल लगा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी संख्या में देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। शिक्षा कैसी है, प्रगतिशील, ठीक है। प्रगति को मतलब समझते हैं, आप सभी लोग समझते हैं। तो ए ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बी, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। सी, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। और डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। आइएगा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, प्रमुख पॉइंट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इसका हमारा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। भाई क्लास कैसी है, एक हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लास के बच्चे हैं तो एकदम सभी पढ़ने में होशियार हो जाएं। जब वो होशियार हो जाएंगे तो तभी तो मेरी कक्षा की प्रगति होगी। तो भाई हमारी प्रगतिशील कक्षा है, ऐसा तो नहीं कुछ उसके लिए कुछ हमको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं तो ये ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे, यानी कि जितने भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं, प्रत्येक बच्चे की क्षमता, यानी कि उसके पढ़ने की क्षमता एवं उसकी संभावना पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो मतलब आपने कोई चीज़ काम दिया उनको करने के लिए, तो कुछ की बुद्धि ऐसी होती है भाई उन्होंने तुरंत बता दिया। लेकिन आपको कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं कि इनकी माइंड में थोड़ा बहुत सवाल अटका हुआ है और संभावना ये जताती है कि ये अगर हम थोड़ी भी हेल्प कर देंगे इनकी, तो ये वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही वो आंसर हमारा यही कह रहा है ऑप्शन, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। टीचर को विश्वास करना चाहिए, किसमें, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। तो यही हमारा, अब इसमें मानक निर्देश एवं मूल्यांकन कोई महत्व नहीं है इसका। सी पे आते हैं, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, गलत बात। पाठ्य पुस्तक नहीं, ये हमारी जो शिक्षा केंद्र अभी है शिक्षा, वो बाल केंद्रित शिक्षा है, पाठ्य केंद्रित शिक्षा बिल्कुल नहीं है। पहले थी कौन सी, पाठ्य केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, लेकिन अब ये RTE एक्ट 2009 के अनुसार हमारी ये बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे ये बताइएगा अभी तक कितने भाई एवं बहनों ने यूथ का प्रैक्टिस सेट लिया है, कितनों ने और कितनों ने नहीं लिया है। और अगर आप नहीं लोगे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं लोगे जितना हमने नहीं बताया तो आपको पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को एक बार देखो, याद तो हम बिल्कुल आएंगे क्लास में, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको जो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो क्वेश्चन वही रखेगा, बस ऑप्शन को थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन डरना बिल्कुल मत। हम बहुत तरीका बता चुके हैं, बहुत 1 महीना से ऊपर हो गया आपको क्वेश्चन कराने का तरीका, कैसे आप उसे हल करोगे, नेगेटिव पॉइंट को काटिएगा, कैसे करेंगे, बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट बता रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
अगर वहाँ पर जाओगे आप एग्ज़ाम हॉल में, तो जब वहाँ पर पेपर देखोगे उसके, पेपर तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है, तो आप कर दोगे तब भी याद करोगे हाँ किसी ने मुझे बताया था पेपर फंसा हुआ है। और नहीं पढ़ोगे, 1-2 बार क्लास देखी है और नहीं पढ़ोगे मुझसे या यूथ से, तो तब भी आप कहोगे कि अगर वो बात मान लेते तो हम भी अच्छे नंबर लेके आते। ठीक है, आप देखो मेरी क्लास को पढ़ो या मत पढ़ो, हम नहीं कह रहे कि आप रिवीजन मुझसे करो, आपकी इच्छा है करो, क्योंकि देखो रिवीजन से ये होता है कि यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पॉइंट आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और वहाँ जब आप पढ़ोगे अपने आप से, तो आप अभी नए पढ़े हो, आप साइकोलॉजी आपने पढ़ी नहीं हो, साइकोलॉजी सबसे टफ है, मैथ से भी टफ है साइकोलॉजी समझना, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसे आते हैं वो बहुत ही कम समझ पाते हैं। इस वजह से वो डिफ़िकल्ट पॉइंट हम आपको यहाँ समझा देते हैं, किताब नहीं समझा पाएगी। और फिर आपकी इच्छा जहाँ पर हो कहीं भी पढ़ो, लेकिन यूथ का प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाइएगा, ये मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है। आप किसी कोचिंग में भी जाएंगे ना, तो कोचिंग वाला क्या करेगा, 10,000 रुपये ले लेगा, आपको नोट्स पकड़ा देगा, लिखाएगा नहीं, लिखाने का टाइम नहीं होता है। कोई भी कोर्स कराने के लिए लगभग 6 महीना होता है। ठीक है, 6 महीने का टाइम होना चाहिए। लिखाएगा नहीं कोचिंग वाला, 10,000 रुपये लेके आपको नोट्स पकड़ा देगा, आप बोलेगा याद करो। और जब उनसे आप बोलोगे सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, यूथ के या कहीं से भी ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोगों को करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है नोट्सों से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीटेट वाला पूछता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। तो इसमें आप लोग एक सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग उसे पकड़िएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दृश्य रूप, मतलब जो बच्चे दिखने में कमज़ोर होते हैं, जो कम देख पाते हैं, उनकी बात कर रहा है। कुछ बहुत ऐसे होते दृष्टि बाधित, बिल्कुल मतलब उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जो बिल्कुल दृष्टिविहीन होते हैं, तो कौन सी लिपि उनके लिए प्रयोग की जाती है पढ़ने के लिए, और उस लिपि के आविष्कारक कौन है। आप लोग ये 2 आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका आंसर हम कल आप लोगों को अगली क्लास में देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय, यानी कि जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, उन विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक के बारे में कर रहा, शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए, यानी कि अनुदेशन मतलब किस तरह से पढ़ाना चाहिए जो बच्चों के हित में हो। अनुकूलन और प्रतिकूल का मतलब समझते हो। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जो किसी के पॉजिटिव में कार्य किया जाए वो अनुकूलन, और जो नेगेटिव में वो प्रतिकूल का होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे अनुकूल और प्रतिकूल में थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। तो ए ऑप्शन में आते हैं, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, यहाँ पर आप लोग पॉइंटों को पकड़ना, पॉइंटों पे ही क्वेश्चन है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। और बी ऑप्शन पे आते हैं, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। सी, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। डी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ध्यान रहना, आप लोग एकदम ध्यान रखना कि बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है, दृश्य रूप से कमज़ोर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर मुझे दीजिएगा। और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं, हम काटते हैं ऑप्शनों को। पहले ए ऑप्शन पे आइएगा। और हम ये भी जानते हैं कि बच्चा देखने में कमज़ोर है, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चा है। तो कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, भाई दृश्य मतलब क्या है, क्या हम उसे बोर्ड पे कुछ चार्ट वगैरह लगा के उसे दिखाएंगे, ठीक है, या टीवी चलाएंगे उसके लिए आगे क्या, भाई वो जब देख नहीं पा रहा है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। बी पे आते हैं, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। गलत बात, आप कुछ भी करोगे, हाथ पैर चलाओगे, क्रिया वैसे जो पढ़ाते हैं ना थोड़ा हाव के साथ, अगर आप वो भी करोगे तो क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, तो ये भी करना गलत है। अब सी पे आते हैं कि अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। आप अगर लिखित कार्य दोगे उसे और लिख के दोगे, क्या वो जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो ये सब कुछ बेकार है ना उसके लिए। तो ए बी सी हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो गए हमारे। अब हमारा बच्चा डी, तो यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से बोलना। देखो हालांकि वो देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन तो पा रहा है,
भाई श्रवण बाधित तो है नहीं, उसके लिए फिर अलग रहता है श्रवण बाधित के लिए। यानी कि स्पष्ट रूप से बोलना, यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो एकदम शुद्ध बोले और उसके बाद छूकर महसूस, समझ रहे, जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि, और इसकी खोज लुईस ब्रेस ने इसकी खोज की थी। तो उसमें क्या होता है, अक्षर होते हैं वो उभरे हुए अक्षर होते हैं और उन्हीं को मतलब जो टीचर होता है बच्चों को छू कर बताता है और बच्चे भी उनको स्पर्श करते हैं और उसी के माध्यम से वो लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो वही है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री, यानी कि भाई ब्रेल लिपि की बात कर रहा है, अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा, यही क्वेश्चन लास्ट कराते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं और इससे ज़्यादा क्लास लंबी भी नहीं होनी चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग से, अधिगम में, अधिगम की बात कर रहा है, एवं हम उम्र साथी, जैसे कहने का मतलब ये है क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आपस में भाई एक दूसरे के दोस्त तो होते ही हैं कि नहीं होते हैं, तो एक दूसरे को सहयोग से पढ़ाना, उनके साथ भेदभाव ना करना। कोई अगर होशियार है या कोई थोड़ा निल है तो उसके वो भी मतलब टीचर को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कक्षा कैसी, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, यानी कि एक साथ समावेश करके, सभी को एक साथ समावेश करके एक दृष्टि से उन लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो वही क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। ठीक, तो वही अब यहाँ पर वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, लेकिन जो वो समावेशी शिक्षा जिस क्लास में होती है, जिस कक्षा में होती है, उसको हम समावेशी कक्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा भाई कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। आइएगा ए ऑप्शन पे, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, बी कभी कभी प्रयोग करना, सी प्रयोग नहीं करना चाहिए, डी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टफ ही नहीं था, लेकिन टफ ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट थे, वो हमने आपको समझा दिए, लेकिन ऑप्शन उसने ऐसे रख दिए बिल्कुल हलवा टाइप के ऑप्शन, आप इनको काट के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, ए ऑप्शन पे आते हैं, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। अरे जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, क्या आप उनको पढ़ने से मतलब हतोत्साहित करोगे? हतोत्साहित का मतलब ये है कि उनका उत्साह, आप लोगों जो बच्चों का उत्साह है पढ़ने के लिए, क्या आप लोग कम करोगे? क्या नहीं कर सकते हैं ना, उसके बच्चों का जो उत्साह है बढ़ाएंगे, मोटिवेट करके उन बच्चों को। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी पे आते हैं, कभी कभी प्रयोग नहीं, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं, लगातार कभी कंटिन्यू, मतलब समावेशी शिक्षा का जो प्रयोग है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और प्रयोग नहीं करना, नहीं वाला काट दो और बचा हुआ डी ऑप्शन भाई हमारा है, सक्रिय रूप से बच्चों को पढ़ने में आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन, आप चारों ऑप्शन भी पढ़ लेते, काटते भी नहीं, फिर भी आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाता कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन नंबर 6 तक कराते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में कराएंगे, क्लास नंबर 11 में। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी देखो, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, बता तो हम सभी देते हैं, लेकिन कुछ आपको फिर भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस पॉइंट का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हम नेक्स्ट क्लास में, कमेंट तो हम आप लोगों की देखते रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस कमेंट का आप लोगों को 100% जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं कि हम जवाब नहीं दें, 100% आप लोगों को उस कमेंट का जवाब देंगे। बस आप लोगों का नंबर है वो अच्छे से अच्छे आने चाहिए। मेरा एक ही सपना है कि आप लोगों का जो 120 प्लस से नंबर आने ही आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप लोग जो हम बता रहे हैं, आप लोग अगर ने वैसा कर लिया तो आपके 100% नंबर अच्छे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।